नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में, जो कि साइंस मैथ को छोड़ के हर एक स्टूडेंट जो कि रीट का एग्जाम देने वाला है उनके लिए उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, इन सभी शिक्षण विधियां जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ये सभी शिक्षण विधियां आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। हर एक शिक्षण विधि को मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा, लेकिन कम समय में। सीधी बात, नो बकवास। अब मैं आपका बिल्कुल भी समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्तों को अभी सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरत है। उनको 90 प्लस अंक लाने के लिए मैं केवल अगर मेरा छोटा सा 0.1% भी योगदान देता हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सब कमेंट करके बताना ये क्लास कैसी लगी। आपकी कोई भी क्यूरी हो, डाउट हो, या फिर कहीं भी कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूंगा। दोस्तों, बात करने वाले हैं इन विधियों के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, असाइनमेंट या दत्त कार्य विधि। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समस्या समाधान विधि। हम लोग आगमन और निगमन विधि के अंतर देखेंगे। हम लोग विश्लेषण और संश्लेषण विधि को देखेंगे। हम लोग प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को देखेंगे। हम लोग सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को देखेंगे। निरीक्षण विधि को हम लोग देखेंगे। हम लोग स्रोत या सोर्स मेथड को देखेंगे। हम लोग प्रयोगशाला नाट्यकरण विधि को देखेंगे। हम लोग इकाई विधि, खेल विधि और विचार विमर्श विधि को देखेंगे। हम लोग दोस्तों मापन को देखेंगे। हम लोग दोस्तों मूल्यांकन को देखेंगे। तो ये सब टॉपिक जो है मैं करवाने वाला हूँ। आप लोग बस क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। लेकिन आप लोग अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित्य से, हिंदी से अगर आप लोग टीजीटी टीजीटी यानी कि ग्रेड सेकंड और पीजीटी जो है यानी ग्रेड फर्स्ट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको ये हस्तलिखित नोट्स मेरे ख्याल से बाई कर लेने चाहिए। अब तक 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इसको बाई किया है और उनका रिव्यू जो है वो बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आपको दे रहे हैं, जो कि इसकी प्राइस आपके जो है 169 है। और इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये आपके पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, प्रिंट आउट आपको खुद को निकलवाने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्याख्यान विधि को। दोस्तों, व्याख्यान विधि जो है ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। यानी यहाँ पे जो है गुरुकुल में जिस प्रकार से एक टीचर बोलता है और बच्चे जो है उनके शिष्य जो है वो सुनते रहते हैं, तो ये वैदिक काल से प्रचलित है और शिक्षक केंद्रित विधि है। ये किन कक्षाओं के लिए जरूरी है तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। विज्ञान विषय में अधिक उपयोगी ये रहती है। और थोड़ी जो है कम खर्चीली होती है, थोड़ी यानी कम खर्चीली जो है ये होती है। यहाँ पे विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, उच्च कक्षाओं में लाभप्रद नहीं होती है। ये समय यहाँ पे अधिक लगता है। ये एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है ना, याद रखना, अमनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र जो है निष्क्रिय श्रोता बन के जो है सुनते हैं। अब ध्यान रखना, इसका हम लोग थोड़ा सा इसके सोपान देख लेते हैं, इसके चरण जो देख लेते हैं। योजना बनाएंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, तथ्यों की व्याख्या करेंगे, प्रयोग का प्रदर्शन करेंगे, श्याम पट्ट कार्य करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों, ये व्याख्यान प्रदर्शन विधि है, इसके सोपान है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के सोपान है ना। व्याख्यान विधि के सोपान नहीं है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि आपकी पूछी जाती है, उसके ये सोपान है। तो इन सोपानों को आपको ध्यान रखना है। योजना बनाना, प्रस्तुतिकरण करना, तथ्यों की व्याख्या करना, प्रयोग का प्रदर्शन करना, श्यामकट कार्य और फिर मूल्यांकन। व्याख्यान विधि में क्या होता है, व्याख्यान विधि में जो है शिक्षक आपके सक्रिय रहता है, शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्र बिंदु रहता है, शिक्षक जो बोलता है वो विद्यार्थी सुनते हैं और उनसे ही सीखते हैं। और इसमें जो है समय जो है वो अधिक लगता है। बात करेंगे प्रोजेक्ट या परियोजना विधि की। ये जो है W.S. किलपैट्रिक ने दिया था 1918 में। अधिक उपयोग जो है इसका भूगोल शिक्षण में हम लोग कर सकते हैं। अगर सामाजिक की बात करें तो शिक्षण में स्वाभाविकता और सजीवता ये जो है प्रदान करता है। इसके सोपान कौन कौन से होते हैं, तो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे सबसे पहले, फिर परियोजना का चुनाव करेंगे, परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, भाई इसकी समस्या जो है वो उत्पन्न करेंगे, समस्या क्या है, फिर परियोजना, किस परियोजना पे हमें कार्य करना है, फिर परियोजना का नियोजन करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे, फिर परियोजना का मूल्यांकन करेंगे, लास्ट में हम लोग अभिलेखीकरण या फिर आपके जो है रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब इसके क्या क्या
क्या क्या जो है इसके गुण है और क्या इसके अवगुण है। सबसे पहले ये मनोवैज्ञानिक विधि है। आपको ये भी ध्यान रखनी कौन सी मनोवैज्ञानिक है विधि है और कौन सी अमनोवैज्ञानिक। हम लोगों ने पहले व्याख्यान विधि पढ़ी, वो अमनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पे ये जो है मनोवैज्ञानिक विधि है। यहाँ पे छात्र सक्रिय रहते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट तो छात्रों को बनाना पड़ेगा। अधिगम का स्थायीकरण भी यहाँ पे होता है, यानी जो भी सीखेंगे, क्योंकि करके सीखना एक अच्छी कला होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो है उपयुक्त रहेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक सोच जो है, विज्ञान में क्या होता है आपको पता है, कोई नई चीज खोजने की जो है वो चाह रहती है। तो यहाँ पे हम लोग खोज खोज के अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो आपके उत्पन्न होना ही है। आत्मविश्वास भी बनता है विद्यार्थियों का। सामाजिकता की भावना भी आपकी जो है विकास उसका होता है, क्योंकि कोई चीज़ हम लोग किससे मांग रहे हैं, कोई चीज़ हमें कोई दे रहा है, तो उसकी हेल्प कोई हमें कर रहा है, तो उसमें सामाजिकता की जो भावना है वो उसका विकास होगा। बालक जो है करके सीखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको गुणों में दे सकता है। और छात्र में प्रयोग करने की जो है क्षमता विकसित होती है, ये इसके गुण है। लेकिन ये अधिक खर्चीली होती है, विधि में जो है समय अधिक लगता है और अधिक संसाधनों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में जो है करके सीखना और निरीक्षण करके सीखना जो है, ये प्रयोगशाला विधि का एक गुण है। मनोवैज्ञानिक विधि है, इसके पहले भी मनोवैज्ञानिक विधि थी। व्याख्यान विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक है। यहाँ बालक को केंद्र मानेंगे और वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है इसमें निहित होगी। प्रायोगिक कार्य करने हेतु कौशल विकास जो है उत्पन्न होगा। प्राप्त ज्ञान स्पष्ट होगा, स्थायी होगा। वांछित गुणों का एवं मूल्यांकन का विकास होगा। यहाँ पे जो है अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य एक संबंध बनेगा और ज्ञान जो है कैसा होगा, स्थायी होगा। लेकिन समय अधिक लगता है और खर्चीली विधि है, क्योंकि प्रयोग करेंगे तो अलग अलग इक्विपमेंट लगेंगे और इक्विपमेंट लगेंगे तो खर्चा तो होगा ही और समय भी इसमें लगता ही है। ठीक है। अगली विधि आती है दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि, बहुत महत्वपूर्ण विधि है। पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षक और छात्र दोनों हेतु क्या सुगम है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों ही लोगों को जो है ज्ञान इकट्ठा करने के लिए एक कुछ ना कुछ सोर्स मिल जाता है और उस सोर्स से ही हम लोग तैयारी करते हैं। विभिन्न विधाओं, इतिहास, शब्दावली आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। पद्य पाठों को कंठस्थ भी से कराया जाता है। अध्यापक को विषय सामग्री संबंधी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को लक्ष्य करके लिखी जाती है और शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य भी यहाँ पे इसमें लेकिन पूरा नहीं होता है, इसका एक जो है डाउनफॉल है। फिर पाठ्य पुस्तकें में भूल रहने की संभावना भी बनी रहती है। कई बार हम लोग पुस्तकें लॉन्च कर देते हैं लेकिन हम लोग उसको प्रूफ राइटिंग नहीं करते। लेकिन आपको हमारे हिंदी साहित्य इतिहास में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, हम लोगों ने इसको बहुत बारीकी से लिखा है। अगर आप अभी हिंदी साहित्य इतिहास की नोट्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो नीचे आपके जो है पीले कलर की पट्टी में नंबर चल रहे हैं, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 169 इसकी प्राइस है। बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। चलिए स्रोत विधि या सोर्स मेथड क्या होता है। सोर्स विधि जो है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पढ़ने के लिए एक क्रियात्मक विधि है। क्या है, क्रियात्मक विधि है। ठीक है। फिर बात करते हैं स्रोत विधि जो है, इसके गुण क्या है, तो वास्तविकता और सजीवता की भावना यहाँ पे रहती है। अंतर्दृष्टि और वस्तुनिष्ठता यहाँ पे दिखाई देती है। आपको अनुकूल और अभिप्रेरक वातावरण मिलता है। उत्सुकता का उत्तेजन जो है यहाँ पे होता है ना, उत्तेजना बढ़ती है। ठीक है। फिर बात करेंगे बौद्धिक योग्यताओं का यहाँ विकास होगा। रुचि यहाँ पे उत्पन्न होगी। शोध प्रवृत्ति का विकास यहाँ पे होगा। प्रारंभिक कौशल का विकास होगा। क्रियात्मक शिक्षा यहाँ पे मिलेगी। उच्च कक्षाओं के लिए सर्वाधिक ये उपयोगी है, उपयोगी। ठीक है। कक्षा पाठ की क्या है, पूरक है। कक्षा पाठ की क्या है, पूरक है। स्रोत विधि की कमियां क्या है, खर्चीली और समय लेने वाली है। कुशल शिक्षकों की यहाँ पे कमी है। आजकल वैसे भी गुणवान शिक्षकों की कमी है, क्योंकि क्या हो रहा है, पेपर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। और पेपर लीक होते ही कैसे लोग बैठ जाएंगे सिस्टम में, आपको पता ही है। कठिन पहुंच है और काम में लाना भी कठिन है। तो ये आपकी स्रोत विधि हुई। कहानी कथन विधि क्या होती है, सबसे पहले ध्यान रखो कि ये कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है। महान पुरुषों, स्त्रियों और तथा प्रारंभिक मनुष्य की कहानियां, प्रसिद्ध शासकों, सुधारकों, लेखकों, संतों, खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों की कहानियां, लिपियां, अंकों, व्यापार, पैसे की कहानियां, सभी को बच्चों को विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं में बताई जाने की आवश्यकता है। भाई इसमें कहानी कथन में क्या है, कहानियां बताई। कहानियां किसकी होगी, शासकों की होगी, कोई समाज सुधारकों की होगी, लेखकों की होगी, संतों की होगी। ठीक है। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में किसी राजा की कहानी पढ़ाएंगे, है ना। हमारे लोक देवताओं की कहानियां होगी। कहानी कथन स्वयं में एक कला है और शिक्षक और छात्रों के बीच हृदय करीब आने की में संबंध है। बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं वो अपने पढ़ाने का अलग तरीका रखते हैं। वो
कहानी के द्वारा जो है चीज़ों को समझाते हैं और इससे रोचकता बढ़ती है, उत्सुकता जो है वो संतुष्ट होती है, इससे मनोरंजन भी हो जाता है विद्यार्थियों का, उनको बोरिंग नहीं लगता है। ठीक है, तो इस कहानी के कथन के लाभ क्या है? उत्सुकता संतुष्ट करता है, रोचक मनोविज्ञान मनोरंजक है, और समझ और स्मरण में जो है सहायता देता है, कल्पना और विवेक का विकास यहाँ पे होता है, चरित्र का यहाँ विकास होता है, और एक प्रकार की प्रेरक है। ठीक है, इससे क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। आगे बात करते हैं असाइनमेंट या दत्त कार्य विधि। इसमें क्या होता है? दत्त कार्य वह कार्य जो विद्यार्थी को या कक्षा को दिया जाता है, यानी एक कक्षा को दिया जा सकता है, एक विद्यार्थी को दिया जा सकता है। यह शिक्षण के स्थान पर या शिक्षण के पूरक के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, दत्त कार्य के निर्माण के चरण, पिछले अनुभव का हवाला दिया जाएगा, है ना, यानी पिछले अनुभव से, ठीक है, नवीन क्रिया की तरफ ले जाने वाला विचार विमर्श, नवीन क्रिया का सुझाव, क्रिया की स्वीकृति, व्याख्या और कठिनाई को दूर करना, सामग्री को आयोजित करना, काम देना, यदि संभव हो तो कार्य के आरंभ का निरीक्षण करना, ये इसके चरण हैं। ठीक है, दत्त कार्य की सामग्री क्या क्या चाहिए? तो इसमें जैसे हम लोग पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं, संदर्भ पुस्तकें, मानचित्रों का उपयोग कर सकते हैं, मॉडल चित्र, चार्ट और चित्र जो है, मार्गदर्शक पत्र इत्यादि की जो है पूरी जानकारी यहाँ पे होगी, तभी दत्त कार्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। दत्त कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण विधि आती है प्रश्नोत्तर विधि, जिसको दिया था सुकरात ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। इसमें छात्र कैसा रहता है? सक्रिय रहता है। गुण क्या है? इससे जो विद्यार्थी की रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है, और आसानी से क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि द्वारा जो है अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन भी साथ में कर लेता है, और प्रश्नोत्तर विधि में जो है विद्यार्थी में सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का भी क्या होता है? विकास होता है। इसके दोष क्या है? इस विधि का सबसे बड़ा दोष जो है वो विद्यार्थी को प्रश्न पूछने में क्या शंका होती है, और कभी कभी क्या है, विषय से हटकर भी वो व्यर्थ के प्रश्न पूछ लेता है। इससे क्या होगी? समय की क्या होगी? बर्बादी होगी। और प्रश्नोत्तर विधि जो है उच्च स्तर के बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। कई बार क्या है कि हमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ऑफलाइन में भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो विषय वस्तु से हटके क्वेश्चन पूछते हैं, और जब विषय वस्तु से हटके कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें समय खराब होता है। और ठीक है, उसको तो हम लोग कैसे भी करके उसको ठीक है कि बोल देंगे कि आपका ये उत्तर होगा, लेकिन उससे दूसरे विद्यार्थियों पे गलत इफेक्ट पड़ता है, फिर दूसरे विद्यार्थी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो कई बार ये जो प्रश्नोत्तर विधि है ये शिक्षक के लिए खतरा बन जाता है। अब हर प्रश्न का उत्तर शिक्षक के पास हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अगली आती है इकाई विधि, या इसको यूनिट मेथड भी बोलते हैं। आपके आधुनिकतम विधि है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इकाई संगठन का प्रारूप सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो हर्बर्ट ने किया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। हर्बर्ट ने इकाई संगठन में कितने पद बताए? तो 5 पद बताए थे। यहाँ पे जो है प्रयोग है। ठीक है, कौन कौन सी तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। ठीक है, और डॉक्टर मॉरिसन ने इकाई संगठन के 5 पद कब दिए थे? 1926 में। इन्होंने कौन कौन से दिए? पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और जो है अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए आगमन और निगमन विधि को पढ़ते हैं। आगमन जो है आपके उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रमाण, और विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और मूर्त से अमूर्त। ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। ये जो निगमन विधि है ये नियम से उदाहरण, अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, पूर्ण से अंश और संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ चलती है। आगमन विधि के सोपान भी 4 है, यानी 4 उसके चरण हैं। कौन कौन से? विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना, निरीक्षण करना यानी विश्लेषण करना, नियमीकरण करना या सामान्यीकरण करना, परीक्षण या सत्यापन करना। आगमन विधि के 2 रूप होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? प्रयोग और संयोज। अब निगमन विधि जो है इसके 4 सोपान है। कौन कौन से? इंपॉर्टेंट है, चारों सोपान याद रखना, उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और परीक्षण। यहाँ पे जो है निगमन विधि के 2 रूप है। कौन कौन से? सूत्र और पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक प्रणाली को जो है मिट्टू तोता प्रणाली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टू तोता। ठीक है, संश्लेषण और आपको जो है विश्लेषण विधि में बता देता हूं, थोड़ी सी आपको, इसको मैं जूम भी कर देता हूं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, 1 मिनट रुकिए बस। चलिए, आपको दिख रहा है संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। देखो, संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर
और अनुमान से निष्कर्ष की ओर। अमनोवैज्ञानिक विधि है छोटे तथ्यों को जो है जोड़कर आपके जो है बनाई जाती है। आपके छात्र जो है निष्क्रिय होता है और आपके कैसा होता है, चिंतन क्रियाशील और समस्या हल प्रस्तुत यहाँ पे होता है। उसके साथ ही रटने की एक विधि है। समय का जो है, समय व शक्ति कम होती है। इसमें उत्पत्ति या रचना का जो है प्रत्येक पद सही है यह प्रदर्शित किया जाता है, परंतु सही है या नहीं ये स्पष्ट नहीं किया जाता है। विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से अनुमान की ओर। इंपॉर्टेंट लाइन है। तार्किक और आपके वैज्ञानिक है, लेकिन ये क्या है, अमनोवैज्ञानिक। ठीक है, समस्या को छोटे छोटे तथ्यों में तोड़ते हैं। यहाँ पे छोटे तथ्यों को जो है बड़े खंडों में जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं छात्र और अध्यापक क्रियाशील समस्या को हल की खोज। छात्र व अध्यापक जो है क्रियाशील होता है और समस्या के हल की जो है खोज करता है। यहाँ पे छात्र निष्क्रिय होता है और छात्र का चिंतन क्रियाशील जो है। छात्र छात्र और शिक्षक, छात्र निष्क्रिय, शिक्षक का चिंतन क्रियाशील और समस्या का हल प्रस्तुत किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। ठीक है, खोज विधि, ये एक प्रकार की खोज विधि है। यहाँ पे खोज करके सीखना होता है। यहाँ पे रटने की विधि है। समय शक्ति अधिक चाहिए होती है, इसके लिए समय शक्ति कम लगती है। इसमें जो है स्पष्ट उत्तर मिलता है। रचना का कोई पद हो, उत्पत्ति हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, सब कुछ जो है कहाँ से लिया गया सब कुछ बताया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, चलिए दोस्तों हम बात करेंगे होरिस्टिक विधि की। इसको जो है अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। होरिस्टिक शब्द की जो उत्पत्ति है होरिस्टिक शब्द से बन जाती है। इसका अर्थ है मैं स्वयं खोज करता हूँ। क्या, मैं स्वयं खोज करता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अन्वेषण विधि के उद्देश्य क्या है। इस विधि का उद्देश्य छात्र को तर्क और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित करना। इस विधि का उद्देश्य छात्र में स्व शिक्षा की आदत डालना। इस विधि में जो है आपके छात्र को मनोवैज्ञानिक भावना, यानी कि ये प्रकार की कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक है, कौन से अमनोवैज्ञानिक है, ये आपको याद करना ही है। इस विधि का जो प्रमुख उद्देश्य है, ये छात्र स्वयं सत्य की खोज के लिए अग्रसर होता है। इस विधि का जो उद्देश्य है, ये छात्रों को परिश्रम, चिंतन, निर्णय और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करता हो, जिसे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। अन्वेषण विधि के पद कौन कौन से हैं, समस्या का कथन, तथ्यों का निरीक्षण और उसका सारणीयन, और आपके परिकल्पना परिकल्पना का कथन, परिकल्पना का परीक्षण और निष्कर्षण, और आपके नियम का निर्धारण। तो अब मैं लास्ट में बताऊंगा आपको अन्वेषण विधि की अन्वेषण जो विधि है इस प्रणाली के जो गुण हैं और दोष कौन कौन से हैं। ये एक प्रकार की वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है। छात्रों को यह अवसर देती है कि वे स्वयं प्रयोग करके सीखें। छात्र में निरीक्षण करने की आदत का विकास करते हैं और छात्र के को शिक्षण के निकट लाने का प्रयत्न भी जो है ये इसमें किया जाता है। आगमन विधि के अनुसार छात्रों को कार्य करने में प्रेरित किया जाता है। ये जैसे कैसे बात करेंगे, इस विधि में जो है अनेक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। स्थूल से जैसे ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से जटिल, प्रेरणा से सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। यहाँ पे जो अन्वेषण के दोष भी है। छोटी कक्षाओं के छात्रों को जो है इस विधि का शिक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह विधि जो शिक्षक के कार्य को बढ़ा देती है। अपरिपक्व छात्र जो है इस विधि के द्वारा गलत सामान्यीकरण भी कर सकता है। केवल आगमन विधि का ही प्रयोग किया जा सकता है, निगमन का नहीं। अब लास्ट में मैं बताऊंगा आपको मापन और मूल्यांकन के अंतर। तो मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, इसके अंतर देख लीजिए। पहला, घटना या परिणाम के लिए प्रतीक का निर्धारण होता है। यहाँ पे घटना और तथ्यों के लिए मूल्य का निर्धारण होता है। यहाँ किसका, प्रतीक का, यहाँ किसका, मूल्य का। उत्तर के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे स्थिति और निर्धारण जैसे श्रेष्ठ, प्रथम, द्वितीय, इस प्रकार से जो है आपके जो है निर्धारण किया जाता है। अगला क्या है, किसी एक गुण या चर का मापन किया जाता है। यहाँ पे व्यापक क्षेत्र है, हर एक पक्ष का जो है मापन यहाँ पे विद्यार्थी का होगा। और अगला क्या है, निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। कई परिणाम के आधार पर जो है बालक के विषय की धारणा बनाई जाती है। आगे समय व धन का जो है और श्रम जो है अधिक लगता है। इसमें समय, श्रम, धन भी अधिक लगता है। यहाँ पे कम लगता है, यहाँ पे अधिक लगता है। ठीक है, सार्थक भविष्यवाणी नहीं होती है। यहाँ पे सार्थक भविष्यवाणी संभव है। मापन का ज्ञान अपूर्ण होता है। मापन का जो ज्ञान है वो पूर्ण होता है, मूल्यांकन का, सॉरी। और मूल्यांकन मापन में के बाद होता है। यहाँ पे जो है मापन जो है मूल्यांकन से पहले होता है। ठीक है, और मूल्यांकन किसके बाद होता है, मापन के बाद होता है। और मापन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक है। और मूल्यांकन कैसा होता है, उद्देश्य इसके लिए जानना आवश्यक नहीं होता, ये उद्देश्य से आधारित ही होता है।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग अगली विधि पढ़ेंगे विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि के गुण देख लीजिए। इसके प्रयोग से सामूहिक शिक्षण के दोष दूर हो जाते हैं और बालक स्व क्रिया द्वारा ज्ञानार्जन करता है। इसके द्वारा छात्र अपने विचारों को सुव्यवस्थित और क्रमिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। इसके दोष देख लीजिए। इसमें बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है। यह पद्धति निम्न वर्गों के लिए अनुपयुक्त है और इसमें कक्षा के कुछ बच्चे सक्रिय हो पाते हैं। योग्य शिक्षक और निर्देशन में ही इसका संचालन किया जा सकता है और जो कि आज के टाइम में योग्य शिक्षक नहीं है। दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया है। अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा सा प्रचार करना चाहता हूँ, जिसमें आपको प्रबोध क्लासेज हिंदी साहित्य का इतिहास हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के हम लोग जो हस्तलिखित नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दे रहे हैं, जिसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7568374047 से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और अन्य कक्षा में, तब तक के लिए राम राम। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आगे हम किस पे वीडियो बनाएं, किस क्लास पे जो है वीडियो बनाएं। आप लोग अपने सुझाव भी मुझे जरूर दें।